जाति भारतीय समाज का एक त्रासद यथार्थ है और पहले आप इसको स्वीकार कीजिए। और इस त्रासद यथार्थ की वजह से हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी अपमान में और दीनता में गुजर जाती है। और न सिर्फ अपमान और दीनता में गुजरती है, बल्कि छोटे छोटे अपराधों में वो जेल खानों के पीछे होते हैं। और जेलों का आप सर्वे करा लीजिए हिंदुस्तान का, आपको पता चलेगा कि वहां ज्यादा पैमाने पे दलित, आदिवासी और मुसलमान आपको मिल जाएगा। तो ये जो पूरा पावर स्ट्रक्चर है, इस पावर स्ट्रक्चर को बिना एड्रेस किए आप जाति के सवाल को एड्रेस नहीं कर सकते हैं। और सदगति, आप अभी हम प्रेमचंद की जयंती अभी अभी गुजरी है और मैं सदगति की चर्चा करना चाहता हूँ। ये जाति जो है एक तरह का ऑपरेशन तो है ही, लेकिन इस ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए दिमागी गुलामी की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। और इस दिमागी गुलामी के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे नैतिकता के मूल्यबोध हैं, आचार के मूल्यबोध हैं, धर्म के मूल्यबोध हैं। इसीलिए जाति से टकराव अपने समग्रता में एक खास किस्म की समझ के साथ भी टकराव है। और इस टकराव को एम.एन. श्रीनिवास जो बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, वो बड़े अच्छे तरीके से इंगित करते हैं कि जातियों की दो यात्रा हो सकती है। एक यात्रा संस्कृताइजेशन की यात्रा हो सकती है और दूसरी यात्रा जैसे उसके डेमोक्रेटाइजेशन की यात्रा हो सकती है। संस्कृताइजेशन की यात्रा का मतलब यह है कि आपको पता चला कि आप जैसे किसी कुलियरी में या कहीं और काम करते हैं, आपकी जाति दलित की जाति है, आप घर लौट के आते हैं और उस समाज में रेस्पेक्टेबल होने के लिए जिसने आपकी उपेक्षा की थी, आप उन्हीं की तरह हो जाने की कोशिश में एक बड़ा सा 3 दिन का रामार्चा या यज्ञ का आयोजन करते हैं। और आपकी इच्छा होती है कि वो जो इलिट क्लास है वो आके उसको ज्वाइन करे। ये एक तरह का संस्कृताइजेशन है। लेकिन जब आप विद्रोह करते हैं और आप अंबेडकर की तरह खड़े हो जाते हैं, ज्योतिबा फुले की तरह खड़े हो जाते हैं, तो ये एक तरह का ये डेमोक्रेटाइजेशन है। तो ये जातियों के संस्कृताइजेशन का जो खेल है वो बीजेपी बड़ी आराम से और बड़े शानदार तरीके से खेल रही है। अभी कांवरियों की यात्रा निकल रही है, जरा उनको आप रोकिए और उनसे रोक के पूछिए कि उसमें से किस जाति का पार्टिसिपेशन कितना है। आजकल गायत्री परिवार वालों का यज्ञ मैं बहुत देखता हूं और उस यज्ञ में देखता हूं मैं कि आगे आगे 2 ठाकुर लड़के या जो सवर्ण लड़के कांधे पे गमछा इधर से उधर उछालते हुए उसको लीड करते हुए ऐसे ऐसे चल रहे हैं। और माथे के ऊपर कलसा लेके चलने वाली जितनी औरतें हैं उसमें बड़े पैमाने पे वो आप देखिएगा कि सवर्ण घरों की औरतें नहीं होती हैं। तो ये जो आइडियोलॉजिकल हेजेमनी है, जिसको वैचारिक वर्चस्व कहते हैं, इस वैचारिक वर्चस्व से आपको टकराना पड़ेगा। इस आइडियोलॉजिकल हेजेमनी को आप ब्रेक किए बिना इस देश में जाति को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और इस देश के अंदर 2 किस्म के धर्म की परंपरा रही है। एक परंपरा इस इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन की परंपरा रही है, संस्थाबद्ध धर्म की परंपरा रही है। और दूसरी धर्म की जो परंपरा है वो लोक चेतना में अस्तित्वमान धर्म है, जिसमें समय समय पर उनकी आकांक्षाएं भी जो है अभिव्यक्त होती रही हैं। समानता की आकांक्षा, मुक्ति की आकांक्षा, और इसको स्वर देने के लिए कबीर, नामदेव, रविदास जैसे लोग आते हैं, नानक जैसे लोग आते हैं और ये इस चुनौती का मुकाबला करते हैं। तो नानक का रास्ता, रविदास का रास्ता एक रास्ता है और आरएसएस का रास्ता जो है वर्णाश्रम पे आधारित, अपने सार तत्व में दलित विरोधी और अपने सार तत्व में स्त्री विरोधी जो है वो रास्ता जो है इनका रास्ता है। गांधी एक वैष्णव परंपरा जो भक्ति आंदोलन की परंपरा थी, उस परंपरा के प्रतिनिधि की हैसियत से मारे गए, इसीलिए कि ब्राह्मणवाद की तरफ से गांधी जो टकरा रहे थे सामाजिक इसूल से, उसके लिए भी गांधी की हत्या की गई। तो ये वैचारिक जो लड़ाई है, इस लड़ाई को प्रखरता के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पे ये संस्कृताइजेशन का प्रोसेस शुरू किया है। मुझको तो एक शेर याद आता है कि कुएं जाना है कि मक्तल है कि मैखाना है। आजकल क्या सूरतें बर्बादी याराना है, कहाँ बर्बाद हो रहे हैं लोग। राम रहीम के आश्रम में जाके इस मुक्ति की तलाश की जा रही है, रामपाल के आश्रम में इस मुक्ति की तलाश हो रही है, या कि अभी ये क्या साक्षात हरि क्या नाम था जो ये उन्नाव वाली बड़ी घटना घटी और जिसमें लोग मरे, उसका कास्ट इक्वेशन देख लीजिए। ब्राह्मणवादी वर्चस्व से ग्रसित धर्म की छाया न पाने वाले लोग अध्यात्म की उस छाया की तलाश में वहां चले जाते हैं और उनको स्टेट
बड़े तरीके से पेट्रोनाइज करता है। इसीलिए कि उनको मालूम है कि ब्राह्मणवादी वर्चस्ववादी जो विचारधारा है, उस विचारधारा की रक्षा के लिए ऐसे संतों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सीधा सीधी तौर पे आप वैचारिकी के स्तर पे इनसे टकराइएगा कि नहीं टकराइएगा, ये एक सवाल आपके सामने दरपेश है। और हिंदुस्तान के संसद में इन तमाम भारतीय जनता पार्टी का काम तो बड़ी आराम के साथ हो रहा है, इसीलिए कि उसको प्रोपगेट करने के लिए हिंदुत्व ब्रॉडर हिंदुत्व का एक अम्ब्रेला है, साथ ही साथ जैसे हिंदुत्व के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तैयारी है, और बचा खुचा जो काम है उसको पूरा करने के लिए वो जिसको कहते हैं अंध राष्ट्रवादी जो पूरी समझ है, वो है कि देश की रक्षा का सवाल। तो इस नैरेटिव से आपको सीधा सीधे तौर पे इनकाउंटर करना पड़ेगा। अगर आपको जाति से टकराना है तो जाति से आप हवा में नहीं टकरा सकते, एक बात। दूसरी बात कि आप साफ साफ और स्पष्ट बोलना शुरू कीजिए। किसने विरोध किया ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का? ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का क्या मतलब है? बिहार में जातीय जनगणना हुई और उस जातीय जनगणना के बाद ये पता चला कि मुश्किल से 15, 16, 17% लोग जो है सवर्ण जातियों के हैं। ठीक है, 15, 16, 17% लोग अगर स्वर्ण जातियों के हैं और आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के नाम पे आप उनको 10% आरक्षण देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 15% लोगों के लिए आपने 10% आरक्षण दिया। यह मोर देन 50% जैसे आरक्षण है, लेकिन इसको कोई चैलेंज नहीं करता है। इसीलिए तमाम तरह के सामाजिक क्रियाकलापों के जरिए से वो ये सब तो कर ही रहे हैं, आरक्षण को नलिफाइड भी कर रहे हैं कि आरक्षण के होने और न होने का कोई अर्थ नहीं रह जाए। इक्वल पार्टिसिपेशन के आधार पे आज इस देश का सवर्ण जो है वो आरक्षण पा रहा है ईडब्ल्यूएस के नाम पर, बल्कि इक्वल पार्टिसिपेशन से ज्यादा अपने आजादी के मत, अपने आबादी के मत प्रतिशत के हिसाब से आप देखिए तो उसको ज्यादा मिला हुआ है। फिर भी इस देश में तोहमत ये है कि इस देश के अंदर प्रतिभा की हत्या कर दी जा रही है आरक्षण के नाम पे। तो ये जो पूरा नैरेटिव बुना जा रहा है और ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, और कुछ नहीं मिलता है तो नॉट फाउंड सुटेबल NFS करके आप जैसे उसको बाहर कर देते हैं। और आप जो कह रही थी कि वो नाम नहीं लगाएं, और बद्री नारायण जी तो नाम नहीं लगाते हैं और बहुत दिनों तक दलित चिंतक भी रहे, लेकिन अब वो कहाँ जाके जैसे नतमस्तक हैं ये आप जान सकते हैं। इसीलिए जाति के टूटने का जो प्रश्न है वो जातिवाद के मुक्ति से ज्यादा इस देश के अंदर जो जनतांत्रिक इच्छाएं थी, जनतांत्रिक आकांक्षाएं थी, अगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस देश के मेन स्ट्रीम का पार्ट एंड पार्शियल नहीं है, तो ये जाति का एजेंडा जो है इस देश के डेमोक्रेटाइजेशन का एजेंडा है, इस देश के अंदर जनतंत्र की आकांक्षाओं का एजेंडा है, ये एजेंडा मनुष्यता के मुक्ति का एजेंडा है। और इसीलिए इस बड़े एजेंडे पे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर निश्चित रूप से ही चर्चा होनी चाहिए और इसकी वैचारिकी पे जम के प्रहार होना चाहिए। उस वैचारिकी पे प्रहार किए बिना आप जाति से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। और जाति से मुक्ति का जो प्रश्न है ये मनुष्यता के मुक्ति का प्रश्न है, ये कोई छोटा एजेंडा नहीं है, ये मनुष्य की और मैंने हिंदुस्तान के आजादी और इंडिपेंडेंस से ज्यादा बड़ा प्रश्न है। हम एक खाली जैसे काल्पनिक स्थिति खड़ी करके मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ। फर्ज कीजिए कि दास युग का जमाना है और दासों का जो मालिक, एक सेकंड से पढ़ूंगा मैं, दास युग का जमाना है। 5 मिनट में देख रहा हूँ, अभी है 55 है, 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। ये आपने पूरी बात रखी जी, कल्पना कीजिए कि दास युग का जमाना है और दासों का जो मालिक है वो उसकी लड़की को अपने घर सुला सकता है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है गाय भैंस की तरह, और चाहे तो जैसे उसको बाजार में जाके बेच सकता है। बाजार में एक नंगी लड़की खड़ी है और उस नंगी लड़की को का जो मालिक है वो कह रहा है बहुत सस्ते में इतनी शानदार लड़की आपको हम दे रहे हैं। बाप जमीन में गड़ा जा रहा है, वो आसमान से फरियाद करता है, वहां से तो कोई जवाब आना नहीं है, किसी को नहीं मिला है वहां से जवाब, जमीन पे भी उसको कहीं से जवाब नहीं मिलता है। और ऐसे में अगर कोई बाहर से आक्रांता आए और उसके मालिकान की पिटाई करे और आप उस दास से ये अपेक्षा कीजिए कि वो जैसे अपने मुल्क के हिफाजत के नाम पे उसी मालिक की हिफाजत करेगा कि जिस मालिक को पीटते दिखने की तमन्ना जैसे वो दिल में सदियों से पाले बैठा था, तो वो ऐसा कर पाएगा क्या? इसीलिए जैसे एक समरस राष्ट्र फलाना ढमाका जितना तरह का बात आप कर लीजिए, लेकिन ये मियरली इमोशनल क्वेश्चन नहीं है। राष्ट्र की अखंडता, एकता और तमाम तरह की शब्दावलियां हैं। ये जैसे सर्टेन
प्री रिक्विजिस्ट की मांग करती हैं, और जो राष्ट्र इस प्री रिक्विजिस्ट को पूरा नहीं करता है वो सचमुच में जो है से ध्वस्त होने के कगार पे खड़ा होता है। इसलिए हमारे पास एक लंबी परंपरा है, नामदेव, कबीर, रैदास की परंपरा, विवेकानंद की परंपरा। उस परंपरा के साथ खड़ा होकर जाति को चुनौती देना इस युग का एक महत्वपूर्ण दायित्व है, और इस दायित्व की पूर्ति की शुरुआत अगर जैसे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से हो तो इससे बेहतर और क्या बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र कुमार जी। अब हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी भी जी जुड़े हुए हैं, और बहुजन संवाद में ये एक विषय को मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है, और इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी आप अपने विचार रखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यह भी एक विडंबना ही है कि आजादी के 70 साल बाद हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि संसद में जाति व्यवस्था विहीन या इसके उन्मूलन की बात की जानी चाहिए, जबकि शुरुआती दौर में ही हमारा पूरा लंबा आंदोलन रहा है जाति के खिलाफ। और हमारे जैसा आदमी भी अपने बच्चों को अपनी पत्नी के नाम के आगे से तिवारी टाइटल हटा दिया, लेकिन यही हमारे बच्चे इस सदी में, अंतिम सदी में आकर के हमसे पूछते थे ये 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में कि पापा हमारा पूरा नाम क्या है। लोग पूछते हैं पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। और फिर अंततः अब चूंकि कागज पर तो उनका नाम अंकित आनंद है, अमन आनंद है, और अंततः उन सबों को अपने नाम के आगे टाइटल लगाना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि यह जो जाति सूचक शब्द है, यह जो जाति सूचक, हम चाहे बोले चाहे न बोले, खोजने वाले उसमें से खोज के निकाल लेते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। सच तो यह है कि सारा का सारा मामला आर्थिक जुड़ा हुआ है, सारा का सारा मामला अपने ये अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अगर हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार नहीं है, जो कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 70 साल की आजादी के बाद हमारा संविधान लागू होने के बावजूद, हमारे संविधान में सारी व्यवस्था होने के बावजूद, बार बार चर्चा पर चर्चा होने के बावजूद सदन में ये अधिकार हमें नहीं मिल पाया है आज की तारीख तक। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार। और कितनी बेशर्मी के साथ 2024 में सदन में खड़ा होकर के एक आदमी पूछता है कि जिसके जाति का पता नहीं है वो आदमी जाति जनगणना की बात कर रहा है। अगर जाति का नहीं पता है तो यह तो आदर्श व्यवस्था है, इसका तो सम्मान किया जाना चाहिए कि उस आदमी की जाति की व्यवस्था नहीं है। लेकिन और उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री उसको रीट्वीट करके उसको शाबाशी देता है, इस बात पर उसकी शाबाशी देता है, जबकि उसको तो दंडित किया जाना चाहिए इस दम पर। लेकिन यह भी एक विडंबना है कि 100 साल से लगातार